बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली में बजट पर बहस जारी है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि टैक्स का हदफ हासिल करने में अगर वफाक नाकाम होता है तो फिर इसका नुकसान सूबों को उठाना होगा। और मुराद अली शाह का ये भी कहना है कि मुझ पर तनकीद करें मगर सूबे के हक़ की बात भी तो करें। यानी अगर वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सूबों को जो NFC अवार्ड के तहत जो हिस्सा मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आज कौमी असम्बली में ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एक बहुत तवील तकरीर देखने में आई, यानी जो कि कई घंटों पर मुहित थी। बहुत सी बातें की गई। ये कहा गया कि हमारी तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से या नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से कोई NRO नहीं मांगा गया है। अगर कोई ऐसा NRO मांगा गया है तो उसकी तफसीलात आवाम के सामने लाई जाएँ, पब्लिक की इन तफसीलात को पब्लिक किया जाए, या अगर पब्लिक नहीं कर सकते तो कम अज़ कम स्पीकर के कान में ही बता दें कि ये NRO किसने मांगा, किससे मांगा और इस NRO की तफसीलात क्या हैं। इसके अलावा इसी हवाले से हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे एक बयान दिया कि चाहे अपोजिशन लीडर हों या हुकूमती अरकान हों या यानी कोई भी रहनुमा हो, उसकी तकरीर की एक हद होनी चाहिए। इस हवाले से क़वानीन को पास कराने के लिए तजवीज़ भी पेश की गई है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 45 मिनट कर दी जाए ताकि लोगों का वक्त ना ज़ाया हो, क्योंकि आज तकरीबन पूरा दिन जो है वो तमाम मीडिया हाउसेस पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाते रहे, बजट पर बहस दिखाते रहे और बिल आखिर ये तय हुआ कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बजट पर बहस की कार्रवाई को चलाया जाएगा। लेकिन एक बहुत तवील तकरीर जो आज तकरीबन अगर ये कहा जाए कि आधे दिन पर मुहित थी तो गलत ना होगा, शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनकी जानिब से देखने में आई है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी तकरीर की गई और उन्होंने तकरीर में यही कहा कि लाड़काना के अवाम को उनकी नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है। यानी इस वक्त एक अहम बजट इजलास चल रहा है और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि लाड़काना के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर उनके ना जारी करने की वजह से लाड़काना के जो अवाम हैं वो अपनी नुमाइंदगी से महरूम हैं और यही वजह है कि अगर ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना किया गया तो फिर ये ज़्यादती होगी कि लाड़काना के अवाम को उनकी नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है। इसी हवाले से हमने एक ट्वीट भी आज देखा जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से आया, जिसमें MQM के अरकान पार्लियामेंट या अरकान कौमी असम्बली की तारीफ़ की गई और ये कहा गया कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बात की है ये दरअसल कानून की बालादस्ती है। और साथ ही ये भी कहा कि ये रवैया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का काबिल तारीफ़ है। जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते कोई भी मुल्ज़िम बेगुनाह होता है, जब तक कि उस पर इल्ज़ामात साबित ना हो जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ MQM ने यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक वफ़द में पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात भी की थी और साथ ही साथ आसिफ ज़रदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के मुतालबे की हिमायत का ऐलान भी किया था। अब एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी जमात है और इस हुकूमत साजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, यानी अगर ये कहा जाए कि वो आखिरी ब्लॉक जो बिल्डिंग की तामीर की बुनियाद में बहुत ज़रूरी होता है, जिसे अगर हटा लिया जाए तो पूरी की पूरी इमारत जो है ना वो गिर सकती है, वो ब्लॉक का काम जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं किया है। लेकिन बहरहाल इन तमाम उमूर के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। साजिद साहब ये बताइएगा कि एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से यानी पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात होती है पार्लियामेंट हाउस में, बड़े खुशगवार अंदाज में ये मुलाकात हुई और इसमें ख़ास तौर से जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की हिमायत का ऐलान भी किया गया। सर ये ट्वीट जो आया है ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज आया है। सर कल उन्होंने जब उनसे ये कहा गया कि सिंध के जो शहरी अवाम है, ख़ास तौर पे कराची के अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें फ़ंड्स नहीं मिल रहा, उनके तरक्याती मंसूबों को रोका हुआ है, आसामियों में नाइंसाफ़ी हो रही है। सर इस पर उन्होंने बहुत एक सिंपल सा वन लाइनर आंसर दिया जो कि बड़ा रूड भी था कि तमाम अवाम जो है वो बराबर है। सर क्या कहते हैं पहले इस स्टेटमेंट के हवाले से? अच्छा, नंबर वन ये कि सबसे पहले तो ये कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर MQM के जो नुमाइंदों ने साइन किए हैं
उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी भी कौमी असम्बली का ये आईनी कानूनी हक है कि अगर दौरान एमएनए या एमपीशिप के दौरान अगर वो किसी मसले पर अरेस्ट होता है लेकिन असेंबली के इजलास में उसको ज्वाइन करने की इजाजत होती है। वो इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि कंवर नवेद जमील भाई जो कि एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर हैं, वो अपनी इसी जब एमएनए थे इसी दौरान 2018 से पहले, तो उस वक्त वो अरेस्ट हुए थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे। तो इस वक्त भी एमक्यूएम के एक एमपी कोरंगी के हैं, वो भी जावेद हनीफ साहब भी सर अरेस्टेड हैं और वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं। जी बिल्कुल, वो भी आते हैं। सर बात ये देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपकी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका मौक़िफ़ कुछ और है। वो ये कहते हैं कि करप्शन करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कौम का पैसा जिन्होंने खाया है, जिनको के उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनका क्या पहुंचता है कि वो पार्लियामेंट में आगे बैठे? अच्छा, नहीं, उनका जो स्टेटमेंट है पीटीआई का जो स्टांस है उसके साथ हम भी खड़े हैं। अच्छा, वो इसलिए कि मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान हमेशा करप्शन के खिलाफ, फेडरलिज्म के खिलाफ, जागीरदाराना बड़बड़ाना सिस्टम, मुल्क में करप्ट सिस्टम के खिलाफ हमेशा एमक्यूएम ने स्ट्रगल की है और आज तक जारी और सारी है। अच्छा, अभी क्योंकि केस उनके प्रोसीडिंग है, चल रही है, वो केसेस चल रहे हैं, अभी साबित नहीं हुआ। जिस दिन साबित हो जाएगा यकीनन फिर एमक्यूएम भी वो काम नहीं करेगी जो आज ने किया है। अच्छा, अभी साबित होना बाकी, भी तो इल्जाम। सर आपकी बात बजा है सर यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लें साजिद भाई। सर बात यह है कि एक तरफ तो कौमी असेंबली में यानी पार्लियामेंट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ्द जो है वो मुलाकात करता है बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर की हिमायत का ऐलान किया जाता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से एक वजारत का भी मुतालबा किया जाता है और इस वजारत के मुतालबे के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली जारी कर दिए जाएं ताकि बल्दियाती इदारे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका आगाज किया जा सके। सर ये कुछ ऐसा नहीं लगता दोनों चीज़ों का कोइंसिडेंस, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से इन्हराफ करके और इत्तेहादी जमात होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करके आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर की हिमायत, दूसरी जानिब वजारत का मुतालबा और साथ ही साथ ये कहना कि जी फंड्स डायरेक्टली जारी कर दिए जाएं। देखें, दोनों जमातों से अगर हम उनके एलाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी और पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के अंदर है, लेकिन आपको एक चीज अगर इसमें गौर करें तो एक चीज कॉमन है। अगर दोनों से बात की है तो उसमें कराची के इश्यूज रखे हैं, मेयर के इख्तियारात रखे हैं, कराची में मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से बात की है, कराची में कराची के अंदर बल्दियाती निजाम के हवाले से, कराची में की फंडिंग के हवाले से बात की है, कराची में K4 का मंसूबा है, S3 का मंसूबा, कराची में क्या कहते हैं दीगर जो तामीराती तरक्याती काम चल रहे हैं। इस वक्त कराची के अंदर पानी का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, वाटर बोर्ड गवर्नमेंट के अंडर में है, जहाँ हमारे इख्तिलाफात भी हैं इन सियासी जमात से, लेकिन फिर भी हमने अगर दोनों जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब मुलाकात होती है, आज से पहले भी है एमक्यूएम के जो लोग थे जो अरकान असेंबली थे, उन्होंने अगर कोई बात कभी की तो सिर्फ कराची के इशूज पर हमेशा किसी के इत्तेहादी बने, और अगर किसी ने कराची के इशू को रिजॉल्व नहीं किया तो एमक्यूएम उससे अलग भी हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 10 साल से कराची के अंदर, सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। हमारे इनसे बहुत शदीद नजरियाती इख्तिलाफात हैं, बहुत शदीद इनसे सियासी हमारे इख्तिलाफात हैं। वो इसलिए कि इख्तिलाफात की बुनियादी वजह जाती नहीं है बल्कि इज्तिमाई है कि कराची के जो लोकल इश्यूज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल करने में नाकाम हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, वही हमने एक मुतालबा बिलावल जरदारी साहब के आगे भी रखा कि देखें ये सिचुएशन कराची की है और आपको इस पर स्टैंड लेना चाहिए। जरदारी साहब, बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हमारी नजर में सब एक हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि सब एक हैं। वो इसलिए कि जो मौजूदा बजट आया है उसमें जो एजुकेशन, जो हेल्थ के सेक्टर में फंडिंग की गई, जो स्कीमें रखी गई हैं, वो भी ज्यादातर रूरल के अंदर रखी गई हैं, और जो शहरी इलाकों को जो कुछ दिया गया है वो भी उन इलाकों को दिया गया जहाँ इनके MNA MP मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हेल्थ के सेक्टर में इन्होंने स्कीमें रखी हैं 486, तो 149 इन्होंने अर्बन को दी है उसमें से। अब फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के अंदर बजट पेश किया है उसमें इन्होंने टैक्स लगाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं अपना जो लोग रेंट पर रहते हैं ऑनर के ऊपर, ऑनर से इन्होंने कराची जो टारगेट रखा है 900 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है। लेकिन वही रूरल्स के अंदर अगर क्या कहते हैं इन्होंने एग्रीकल्चर पे सिर्फ 2 अरब रुपए रखा है,
तो क्या रूलर्स टैक्स देने के लिए नहीं बना? अगर से टैक्स ले रहे हैं तो फिर अर्बन को दे भी सकते सर, ये तमाम चीजें अपनी जगह है। 10 साल के दौरान साजिद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ। देखें, गुज़श्ता 10 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, कराची सिंध को 95% रेवेन्यू देता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर पे साइन जरूर की है, लेकिन इसी तवज्जुह से तो जरदारी साहब से हमें उनकी आंखें खोली कराची के हवाले से, कराची में जुल्म, ज्यादती, तमाम चीजें इसी बहाने उनके आगे रख भी दी हैं, जहां हमने एक लीगल। साजिद भाई, मेरा सवाल सुन लें। मैं साजिद भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की माजी में भी रिवायत रही है कि हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। सर, पहले भी किया जाता रहा है, तो क्या ये सर प्रेशर क्रिएट करने की कोई एक हरबा तो नहीं था कि जाहिर सी बात है कौमी असेंबली में खड़े होकर जब बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की जाएगी और साथ में ये कहा जाएगा कि आसिफ अली जरदारी की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए हम हिमायत करते हैं, जो कि हुकूमत के मौक़िफ़ की सरासर नफ़ी है, तो सर उसके बाद फ़ौरन एक कमेटी भी बना दी गई है और अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को अनकरीब एक और वजारत भी दे दी जाएगी। देखिए हम इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन हम पाबंद नहीं हैं। इत्तेहादी हैं, अगर जहाँ पर इस शहर के इशूज की बात आएगी, जहाँ इस शहर के मसाइल को रिजॉल्व से बात आएगी, जहाँ इस शहर के मेगा प्रोजेक्ट पर बात आएगी, तो हम इत्तेहादी जरूर हैं उनके, लेकिन हम गुलाम भी नहीं किसी के, हम मातहत भी किसी के नहीं है। हम एक आजाद सियासी जमात है, जो हमारी समझ में बेहतर आएगा वो हम करेंगे। अच्छा, मैंने भी शुरू में आपसे कहा कि बिल्कुल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर वजारत का मुतालबा हमने किया है तो ये भी हमारा आईनी कानूनी हक है। वो इसलिए कि जब हम इनके इत्तेहादी हुए तो 2 वजारतें देने को उन्होंने कहा था। इसके अलावा 9 से 10 मुतालबात इनके आगे रखे थे हमने। गुज़श्ता 11 महीनों के दौरान गवर्नर सिंध से हमारा राब्ता रहता है। जब हम इमरान खान साहब से हमारे पार्लियामेंटेरियन या MQM का वफ़द जाके मिलता है तो कराची के इशूज पर बात करता है, लेकिन हम भी कुछ देख रहे हैं कि जिस कुव्वत से हम बात कर रहे हैं उस कुव्वत से वो मसाइल नहीं हो रहे, तो यकीनन फिर हमें भी कहीं ना कहीं बात करना पड़ेगी कि सिंध में 28वीं तरमीम के बाद प्रोविंस ज्यादा अथॉरिटी इख्तियारात हैं। 666 अरब रुपए इनको सालाना मिलते हैं, सिंध को 613 अरब रुपए इनको मिल चुके हैं इस वक्त तक। फंडिंग सब सिंध करेगा, सिंध गवर्नमेंट का काम है, तो उनको भी हम जगा रहे हैं कि भाई आप भी जाके इस शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। इस शहर सर, तो क्या कहा जा रहा है, ये 162 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का जो ऐलान किया गया था, सर ये ऐलान कभी, ये वादा जो है या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी होगा या ये सिर्फ बातें की गई हैं और सिर्फ वादे किए गए हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये शर्मिंदा ताबीर। सर, अब तो सिंध हुकूमत ने भी ताने देने शुरू कर दिए हैं कि पहले 162 अरब रुपए तो लेके आए जो वफाक ने इनकी मदद करने के लिए या कराची के तरक्याती मंसूबे के लिए जो 162 अरब रुपए जो जारी करने के लिए कहा था, पहले वो लेके आए, उसके बाद सिंध हुकूमत से बात करें कि उसको कराची में कितना फंड एलोकेट किया जाता है। अच्छा देखिए, बिल्कुल MQM ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, उसमें 9 नुकात भी रखे गए, मिनिस्टर्स पे बात हुई। उसमें जो MQM के अफेयर लापता हैं, MQM के जो ऑफिसेज हैं जो कि खोले नहीं गए अब तक, उस हवाले से ही बात की। कराची के लीगल और दीगर मसाइल पर बात की गई है। अच्छा, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस भी किया है, उस पर उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि इंशाल्लाह जल्द, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ओपनिंग उन्होंने की है, यकीन उम्मीद करते हैं आगे चल के बनाएंगे भी, क्योंकि अभी 10 से 11 माह हुए हैं इनको। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये कहना इसलिए अच्छा नहीं होगा कि उनकी 10 साल से हुकूमत है। 10 साल में उन्होंने 10 बसें इस शहर को दी, वो भी अब नहीं चल रही हैं, वो भी बंद हो गई हैं, अल्लाह माफ करे। 10 साल के अंदर इन्होंने 11 से 12 बजट पेश किए गए हैं। हमारा सवाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये, बिलावल भुट्टो साहब से जो हमारी बात हुई है, आपने 10 से 11 साल में जो 10-11 बजट पेश किए हैं, उसमें जो जहाँ अपने मिनिस्ट्रियों के अंदर फंडिंग की, उन मिनिस्टर ने कितना काम किया, सब करप्शन की नजर हो गया ना, सब कुछ करप्शन की नजर हो गया, सब करप्शन की जद में आ गया सब कुछ। आज वही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी बात नहीं सुनी और आज देख लिया सब। अच्छा सर, यहाँ आपको मैं ये भी खबर देना चाहूंगा, साजिद भाई आपको ये बताना चाहूंगा कि आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा आसिफ के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक और आसिफ अली जरदारी के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं और अब वो कल से मेरे ख्याल में कौमी असेंबली में मौजूद होंगे। देखें, मुझे आपने अच्छा याद दिलाया
ख्वाजा साद रफीक के हवाले से भी एमक्यूएम के मैंने इकबाल जट्टी भाई ने आवाज उठाई थी वहां पर कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। एक कानून के अंदर मौजूद है चीजें, जब मौजूद है तो आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी दीगर आप अगर वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, तो ठीक है, उन पे केसेस चल रहे हैं। जिस दिन प्रूव हो जाएंगे, वो साबित हो जाएंगे मुजरिम है, उस दिन हम भी उनको बोलना छोड़ देंगे और हम भी उनके लेकिन अभी इस वक्त तो एमएनए है, इस वक्त आईनी कानूनी गुंजाइश मौजूद है। जिस दिन ये गुंजाइश खत्म हो जाएगी उस दिन हम भी बोलना खत्म कर देंगे। जहाँ हमारे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को अब सोचना चाहिए कि हमें अच्छी तरह याद है कि जब सदर पाकिस्तान का मसला आया था, पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट हुई थी, सबसे पहला नाम एमक्यूएम ने सदरदारी का दिया था। हमने हर हुकूमतों के साथ, हर सियासी जमात के साथ जिन्होंने वफाक के अंदर रूल किया है, वज़ीर आज़म सदर बने, हमने मुकम्मल ताउन करने की कोशिश की, लेके चलने की कोशिश की। लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का है कि कराची के साथ, कराची के लोगों के साथ सबने दगा किया सियासी जमातों ने, और जो भी मुतालबात रखे गए उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उस पर अमल नहीं किया जा सका। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि देखें बहुत बुरा वक्त है, एक मरतबा फिर एमक्यूएम ने जो उनका जायज मुतालबा था उस पर उनका साथ दिया है। मेरे ख्याल में इनको भी सोचना चाहिए कराची के लोगों के हवाले से। हम कोई जाती मरात उनसे नहीं मांग रहे, पाकिस्तान ना पीपल्स पार्टी से ना तरीके इंसाफ से। हमने जो कुछ भी इशूज रखे हैं वो कराची के मेगा प्रोजेक्ट, मेयर के इख्तियारात, मेयर को जो फंडिंग इस वक्त की जा रही है वो सिर्फ तनख्वाह की मद में पैसे दिए जाते हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है साजिद भाई, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद वजारत तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को दे दी जाए ताकि उनके मुतालबात में से कोई एक मुतालबा, ये वजारत वाला जो मुतालबा है ना, ये मान लिया जाए। लेकिन बाकी जहां तक बात है 162 अरब रुपए के मेगा पैकेज का ऐलान और जो आपके दफातर खोलने की बात है वो अभी लहतुलाल का शिकार रहेगी। ये बात ये अभी बिल्कुल यानी बहुत मुस्तकबिल करीब में जो है ना ऐसी कोई सूरत हाल मुमकिन नहीं नजर आ रही। नहीं, वो हमने इनके आगे चीजें रखी हैं। इनका कहना है कि 10 माह हमें हुए हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है, अभी हम भी एंगेज हैं बहुत सारी जगहों पर और हम भी चाहते हैं कि आपके जो मुतालबात उनको रिजॉल्व किया करें। तो ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इन्होंने एक उम्मीद की दिलाई है हमें, हम भी उसी उम्मीद पर चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं और यकीनन हमारे पास भी ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई इनके अलावा। यकीनन घूम फिर के हमें इन्हीं के पास जाना पड़ता है। हमने भी जो आईनी कानूनी मुतालबे हैं वो रखे हैं। क्या कि मेरे ख्याल में इनको भी अब सोचना चाहिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरे हालात में, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का वक्त आया तो पाकिस्तान एमक्यूएम ने इनका मुकम्मल साथ दिया। एमक्यूएम की 7 सीटें उसने बहुत अहम किरदार अदा किया है पार्लियामेंट के अंदर। इनको भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अच्छे बुरे हालात में आईनी कानूनी तौर पर जो जायज चीजें हैं उनकी उस पर हमने इनका साथ दिया है। इनको भी सोचना चाहिए कि कराची के लोगों ने टैक्स देते हैं, इंसान है और वो इस शहर के अंदर मेहनत मजदूरी कर कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, टैक्स दे रहा है। आप अगर सिंध से टैक्स कलेक्शन की सूरत देखें तो जीरो। अगर आप थोड़ी देर के लिए कराची को अर्बन रूरल से अलग कर दें तो 0.5% भी टैक्स कलेक्शन अंदरूनी सिंध के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए और इनको भी ढिठाई का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ढिठाई से हुकूमतें और जमहूरियतें नहीं चलती। आप ऐसे अमल कर आप मौका दे रहे हैं कि जमहूरियत यहाँ से रोल बैक हो जाए, कम बैक हो जाए, वापस चली जाए और फिर दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये आपके अमाल की वजह से, सियासी जमातों के अमालों की किरदार की वजह से ही पाकिस्तान में बार बार मार्शल लगे हैं। तो आप अगर बार बार मौका देंगे, इस किस्म के हालात पैदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर यकीनन दूसरी राहें खुलेंगी। तो ये राहें खुलने वाले भी आप लोग हैं। तो आप मौजूदा माजी से सबक सीखें, आगे बढ़ें ताकि कुछ आगे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम तरक्की कर सके, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो सकें। एमक्यूएम की आवाज़ भी यही है कि अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े, हम गुरूही, फिक़ही, मजहबी मसाइल से, कौमियती मसाइल से आगे निकलें, वन नेशन बने, एक कौम बने ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम खबर की खबर में वक्त दिया। नाज़रीन, अब यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो ये आज जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो जारी किए गए हैं इसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो हैं वो हमारे साथ होंगे। कहीं ना जाइएगा, एक छोटा सा वक्फा देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और अब आसिफ अली जरदारी साबिक़ सदर और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्हें यह हक़ हासिल होगा कि वो कौमी असम्बली के ये जो बजट इजलास चल रहा है इसमें शिरकत कर सकें। और नाज़रीन अब ये देखना होगा कि वैसे तो देखा जाए तो कानूनी हक़ भी है क्योंकि जिस इलाके से ये दोनों शख्सियात नुमाइंदगी करती हैं उस इलाके की नुमाइंदगी जो है उससे असम्बली महरूम हो जाती है अगर इनको असम्बली में शिरकत ना करने दी जाती है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जी सर, ये अब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है ये जारी कर दिए गए हैं सर, और इस पे जितना प्रोपेगेंडा किया गया और ये कहा गया कि कानूनी हक है, तो सर अब तो बात मतलब एक नॉर्मल सी बात हो गई ना, ये कानूनी हक था जल्दी या बदेर, लेकिन ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स अब जारी कर दिए गए हैं, क्या कहते हैं सर आप? बहुत देर की मेहरबान आपके हाथ से। देखिए, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि अगर जमहूरी रिवायात यहाँ पे पनप रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीजें जिम्मेदारी के तौर पे या किसी के हक के तौर पे लिखी गई है, तो फिर भी उन्हें हासिल करने के लिए आपको इतनी जबरदो करनी पड़े, आपको 12 दरवाजे खटखटाने पड़े, आपको 12 उस चीज को बताना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें सीखना चाहिए, और जो कौमें सीखती नहीं है वो फिर तारीख उधर बार बार अपने आप को दोहराती है। तो आज भी जिक्र हुआ असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, जमहूरी रिवायात बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इसमें उसका रोल रहा है। और जब शेख रशीद जेल के अंदर थे तो यूसुफ गिलानी साहब स्पीकर नेशनल असेंबली थे, तो अभी ये इस तरह रूल थे भी नहीं नेशनल असेंबली के, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर से बुलाया करते थे इजलास के अंदर। तो फिर बाद में भी रहा, इवन जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर भी जावेद हाशमी साहब को लेके आया जाता रहा। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई जमहूरी हुकूमत होने का दावेदार हो तो फिर इस किस्म की छोटी छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सर अगर आपको माजी में याद हो तो सर ज्यादा है, बैरिस्टर साहब आपको एक माजी की बात याद दिलाना चाहूंगा, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया था, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने थे सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी उसमें लैतुलाली से काम किया था और वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स किसी सूरत जारी नहीं करने दिए जा रहे थे, अगर आपको याद हो तो सर। नहीं, ये आपको हमसे दो आपको गलतफहमी हो रही है। जी जी, शेख रशीद साहब जब बीबी के दौर में एक दफा अरेस्ट हुए थे तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर यूसुफ गिलानी साहब करते थे। सर आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है सर। जी जी, आपकी आवाज हल्की आ रही है सर, मुझे जरा सा ऊंचा बोल लीजिएगा। जी नहीं, मैंने कहा हमारे दौर के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं रहा कि शेख रशीद साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर, आप अगर कोई स्पेशल बता दें कि कौन से दौर की बात है तो फिर मैं बता भी दूंगा। ऐसा आपको गलत फहमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे हरकतें कभी इस्तेमाल, इवन तो हम अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में रखते ही नहीं है, और अगर कोई गिरा भी हो तो उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर हमेशा हमने जारी। सर अगर मतलब जब ये जो तमाम चीज़ें हुई और सर पहले तो यही होता रहा ना कि एक हुकूमत जाती थी, अगर हम 1988 से देखें तो उसके बाद दोबारा से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो फिर मुख्तलिफ चीज़ों का आगाज़ किया गया। बहरहाल सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अब ये कहा गया है कि इफ़हाम व तफ़हीम से बजट पर बहस की जाएगी, अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो हैं वो बजट पर बहस जारी रखेंगे, लेकिन इफ़हाम व तफ़हीम से ये इजलास चलाया जाएगा। तो सर क्या कोई नेगोशिएशंस हो गई हैं? आप क्या समझते हैं, क्या अब ये जो शोर शराबा, ये हंगामा आ रहा है, ये तमाम चीज़ें देखने में आ रही थी, क्या अब नहीं ये नजर आएंगी? देखिए, होना तो नहीं चाहिए। इनिशिएटिव ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है। कल राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर के साथ और गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ बैठे और ये मामला तय हुए, और जो हमेशा असेंबली अफ़ाम तफ़हीम से चलती है, असेंबली ने तो कंसेंसस इवॉल्व करना होता है। इवन गली मोहल्ले के लिए, उधर के लिए लेजिस्लेशन करनी होती है कि लोगों में इंतशार ना फैले या मांग की हो। और अगर असेंबली के अंदर इंतशार होगा और वहाँ पे आमनी नहीं होगी तो वो किस तरह 22 करोड़ लोगों के लिए आमनी क्रिएट कर सकती है। तो मैं समझता हूँ अपोजिशन तो हमेशा अग्रेसिव उसकी टोन होती है, लेकिन बदकिस्मती है कि पहली दफा गवर्नमेंट ऐसी आई है कि वो अपोजिशन मोड के अंदर बात करती है।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि मतलब ये जो ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बैरक बनवाई जा रही है, स्पेशल वार्ड, तमाम चीज़ें बनवाई गई हैं, सर आप ये नहीं समझते कि थोड़ी सी तफरीक है? सर एक आम आदमी अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, ठीक है सर, उसे तो बिल्कुल सी क्लास मिलती है जेल में। कोई, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं बैरिस्टर साहब? हमारा राब्ता बैरिस्टर साहब से मुनक़ता हो गया है। तो नाज़रीन, वैसे देखा जाए तो एक आम आदमी अगर कोई छोटी मोटी किसी भी इन्वेस्टिगेशंस में या किसी भी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हों जो चल रही हों, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो है वो सी क्लास दी जाती है। तमाम जेल की जो मुशक्क़तें हैं वो भी पूरी करनी होती हैं, साथ साथ जो तकालीफ होती हैं वो भी उठानी होती हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई इन्फ्लुएंशियल या कोई ऐसी बासर शख्सियत होती है जिसे जेल जाने का एहतमाल हो, या कोई बड़ी सियासी शख्सियत हो, तो एक तो पहले से जेलों को बेहतर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत में भी यही देखा कि पहले से अडियाला जेल को बेहतर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, और अब ये कहा जा रहा है कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के लिए स्पेशल बैरक, स्पेशल वार्ड बनाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पे आराम व आसाइश की तमाम सहूलियात मुयसर की जाएँ। बैरिस्टर साहब क्या कहते हैं सर? मतलब एक आम पाकिस्तान का शहरी अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है, वो जेल जाता है, तो उसे तमाम तकालीफ बर्दाश्त करनी होती हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी हो या कोई और दूसरी पार्टी के बड़े रहनुमा हो, सर बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। नाइंसाफ़ी नहीं है सर आम के साथ? अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग ये नफरत क्यों क्रिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं एज ए लॉयर भी बात करूं तो आम लोगों को भी बिला वजह गिरफ्तारियां तो होनी नहीं चाहिए। मैं समझ नहीं सर, अंडर ट्रायल प्रिजनर यूटीपी तो सर हर जेल में मौजूद होते हैं ना, ये यूटीपी कहलाते हैं ना सर। ये तो मेरी पूरी बात सुन लेंगे जी तो सर, जी सर, बोले सर। करने जा रहा हूँ जी, जी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल, मेरा नहीं ख्याल की गिरफ्तारी होती है। दुनिया भर में जमानत का हक माना जाता है जब तक कि कोई बंदा कन्विक्ट ना हो जाए। तो जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होती है आप जेल में रखते हैं। चले आसिफ अली जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, आसिफ अली जरदारी साहब तकरीबन 11 साल जेलों में रहे हैं और बुरी से बुरी जेल आमरीतों की उन्होंने गुजारी है, उन पर तशद्दुद हुआ, लेकिन उसके बाद अदालतों ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अब कभी किसी ने आपने ये भी सवाल उठाया है कि वो 11.5 साल उनके जाया किसने किए, कि वो जो जुल्म सितम उन पे हुआ वो कैसे आपका लीगल सिस्टम उन्हें वापस देगा? तो आप फिर चाहते हैं कि दोबारा से आसिफ अली जरदारी को बदतरीन जेलों के अंदर रखा जाए और सिर्फ इसलिए कि वो साबिक सदर पाकिस्तान है, वो पार्लियामेंट के लिए जदोजहद करते हैं, पार्लियामेंट को करार देते हैं। जब पाकिस्तान जल रहा होता है तो वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं, जिंदाबाद पाकिस्तान का झंडा कह के खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसी शख्सियात को अपने जेल में रखना है? भाई, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का ट्रायल चला, वो कन्विक्ट हुए तो अब वो जेल के अंदर है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब का ट्रायल करें और अगर उन्हें कन्विक्शन होगी तो फिर जेल में रखें, और अगर वो बाइज्जत बरी होगी तो फिर ठीक है। तो क्यों आप जुल्म करना चाहते हैं? हम इतने इंतकाम का जज्बा हमारे दिलों के अंदर क्यों है कि हम अपने लीडर्स को जेलों के अंदर देखना चाहते हैं? और फिर ये भी बड़ी मिसाल देते हैं कि गरीब आदमी जेल में है तो अब उसकी जगह आसिफ जरदारी भी जरूर जेल के अंदर होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा बैरिस्टर साहब कि ये तो बिला वजह जेल के अंदर नहीं होना चाहिए और आसिफ अली जरदारी को भी बिला वजह जेल के अंदर। सर देखिए ना, कानून में जो चीज मौजूद है वो तो फेस करनी पड़ेगी ना सर। नैब का ऑर्डिनेंस में जमानत की तो कोई प्रोविजन है नहीं। स्पेशल जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट के पास बिल्कुल है स्पेशल केसेस में, लेकिन अगर दरखास्त जमानत जो है मुस्तरद हो जाती है तो फिर तो प्ली बार्गेनिंग के अलावा आप पे जो भी इल्जाम लगाया जाता है नैब ऑर्डिनेंस के तहत, सर वो तो फिर फेस करना होगा ना आपने। सर बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, तमाम चीजें। सर आप लोग हैंड इन हैंड 10 साल हुकूमत करते रहे हैं। सर आप क्या ये कानून चेंज नहीं कर सकते थे? ये आज का बनाया हुआ तो कानून नहीं है ना सर, नैब ऑर्डिनेंस। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो सर ये कानून चेंज करने चाहिए था ना। आप जिस कानून के तहत जो लंबा होता है और मुझे मौका दे जवाब देने का। सर आप मेरा सवाल पहले पूरा सुन लें, उसके बाद आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि सर हुकूमत में रहने के बावजूद, असेंबलियों में रहने के बावजूद आप लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, जब उसी कानून के, सर मेरा सवाल पूरा हो जाने दें, जब उसी कानून के तहत आपको ट्राई किया जाता है, यानी ट्रायल चलाया जाता है, तो फिर इस वक्त जब चूंकि दोनों पार्टियों के रहनुमा जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, एक कन्विक्टेड है, एक पे ट्रायल चलाया जा रहा है,
तो सर ये तमाम बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान का कानून बड़ा बेरहम है, इसको चेंज करना चाहिए, पहले क्यों नहीं चेंज कर लिया सर? अच्छा, अब इतनी तफसील से आपने एक जज्बाती माहौल बना के इसको पूरा सवाल किया है। वाजिब वजह ये है, मेरी बात सुने, ये एक तो डिक्टेटर का बनाया कानून है और हम बारहा अपने दौरे हुकूमत में भी कहते रहे, हमारे पास सिंपल मेजोरिटी थी, PMLN नहीं मानी, फिर उनकी गवर्नमेंट थी, फिर हम उन्हें भी कहते रहे, वो फिर भी नहीं मानी। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम समझते थे ये बुरा कानून है, इसलिए हमने नया ऑप्शन कहते हैं किसी अपने सियासी मुखालिफ को जेल के अंदर नहीं डालना, क्योंकि हम समझते थे गलत कानून है। हेलो, ठीक है सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सर। सर चलें, बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो वन न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहिए, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मौलाना बशीर फारूकी साहब ने एक ख़त लिखा है कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी को, जिसमें ये कहा गया है कि उनके जो ऑफिस जो तमाम चीज़ें तोड़ी गई हैं उसकी जगह उन्हें मुतबादिल जगह दी जाए। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से, यानी एक ऐसा ट्रस्ट जो कि तकरीबन 1,25,000 लोगों को रोज़ाना खाना प्रोवाइड करता है। यानी ये वो वाइड ट्रस्ट है जो कि 1,25,000 लोगों के पेट भरने का काम करता है। इसके मुख्तलिफ दस्तरखान हैं, मुख्तलिफ कैंप्स हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट लोगों की खिदमत के काम सर अंजाम दे रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये वाहिद मतलब ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिस पर लोगों का बड़ा एतमाद है, लोग दिल खोल के इसमें एहतियात देते हैं, ये तमाम काम लोगों के सामने किए जाते हैं। खाली एक कोई सर्विस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो आवाम की खिदमत के लिए की जा रही हैं। लेकिन सर मतलब ये हम बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो KMC का है वो बजाय इसके कि कार्रवाई करता मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ इंक्रोचमेंट मौजूद है, इसके बजाय जो रफ़ाई और फलाही इदारे हैं जो आवाम की फ़लाह का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान, यहाँ आवाम को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। लेकिन फिर भी ये इनके तमाम जो फलाही इदारे थे, इनके दफातर तोड़ दिए गए और बहुत बेदर्दी से तोड़े गए। यानी इस तरीके से तोड़े गए कि उसमें अगर चीज़ों को नुकसान पहुंचा तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की गई। इसी हवाले से मौलाना बशीर फारूकी साहब ने, जो कि फाउंडर हैं यानी बानी हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, इन्होंने एक ख़त लिखा है कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी को और उनसे ये इस्तदा की है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो ऑफिसेस तोड़े गए हैं, जो दस्तरखान तोड़े गए हैं, उनकी जगह को मुतबादिल जगह दी जाए। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बशीर फारूकी, बानी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे सर जानना चाहेंगे कि मौलाना साहब ये जो खत लिखा गया है कमिश्नर कराची को, जिसमें इस्तदा की गई है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो ऑफिसेस या जो दस्तरखान तोड़े गए हैं उसकी जगह कोई मुतबादिल जगह दी जाए, तो सर कोई इस हवाले से पेशरफ्त हुई है? अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अलबत्ता कमिश्नर साहब ने जब उन्हें बात की थी तो वो बड़ा मुतमईन थे कि आप हमें लिख के दें, हम कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालेंगे। अच्छा, तो सर ये आपके कितने दस्तरखान या ये जो ब्रांचेज हैं वो तोड़ी गई हैं? देखिए, सैलानी पहले तो सारे दस्तरखान जो है वो सड़कों पर उस पर लगाता था, फुटपाथ पर। आस्ते आस्ते हमने इसके कम कर दिया। अभी हमारे 6 या 7 दस्तरखान जो है मुताबिक और एक दुकान तोड़ी गई है हमारी। अच्छा, तो सर तकरीबन कितने हजार लोग हैं जो कि इस वक्त खाना खाने से महरूम हो गए हैं या अपना पेट भरने से महरूम हो गए हैं ये तमाम जगहें तोड़ने की वजह से? जो बुनियादी हमने जहाँ भी दस्तरखान हमारे तोड़े गए, हमने खाना तो बंद नहीं किया। अलबत्ता सुबह के नाश्ते के बाद सुबह के नाश्ते में जब हम लोग पराठे पकाते थे चाय के साथ, वो सारा सामान उठा के ले गए ना, वो सामान भी हमें नहीं दे रहे ना। तो वैसे तो हमारे वैसे देखा जाए तो हमने खरीद के कोई जगह पर, लेकिन फर्क तो पड़ा है। लेकिन हम ज़ाहिर खाना कम नहीं पका रहे, हम खाना तो उतना पका रहे जितना हमारे पास मतलब पहले पकता था। अलबत्ता लोग सड़कों पर आ गए, सब लोग धूप में आ गए, मुश्किल में आ गए।
अच्छा अच्छा, मौलाना साहब, तकरीबन 1,25,000 लोगों को रोजाना खाना खिलाया जाता है सलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। जी अल्हम्दुलिल्लाह 1,25,000 आदमी की खिदमत की जाती है। इसमें ये समझ लो कि 70,000 के आसपास लोगों के हलक में सैलानी की बरकत से अनाज पहुंचता है कमोबेश रोज की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि मतलब इस हवाले से और ज़्यादा यानी गवर्नर सिंध या और कहीं कोई रिक्वेस्ट की गई है? क्योंकि सर हमने खुद भी मेरी यानी जो बशीर सिद्दीकी साहब हैं जो कि डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट है, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई थी और हमारा भी उनसे यही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान कोई फलाही सल्तनत नहीं है या मुमलिकत नहीं है, चुनांचे यहाँ लोगों को खाना खिलाने का काम हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जो इदारे ये काम कर रहे हैं उनके ऑफिस को इस बेदर्दी से नुकसान पहुंचाना, तोड़ देना, सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से? उनका ये कहना था कि उन्होंने नोटिस दिए थे लेकिन उन नोटिस के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जिसकी वजह से उन्होंने ये कार्रवाई की है। देखिए मसला ये है कि इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने जहाँ हमारी जो गुलबहार चौरंगी में दुकान थी, जो 15 साल से दुकान थी, उसके करीब तकरीबन 18 से 20 दुकानें और भी हैं जो इसी तरह मतलब यानी कि जिनको डिमोलिश किया जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह करे उनको कभी न करे। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी इसलिए मतलब डिमोलिश की दुकान के ये रिफा इदारा था। हम सोचते हैं कि इसकी अजीब गरीब क्या हमने गलती कर ली है कि 18-20 दुकानें ऑलरेडी मौजूद हैं जो इनके कानून की जद में आ रही हैं कि इनको मतलब इन्हें डिमोलिश किया जाए, लेकिन अल्लाह करे उनको न डिमोलिश किया जाए। हम तो किसी के रिस्क को क्यों जाया करें, मगर उन्होंने सिर्फ हमारी दुकान को डिमोलिश किया, ये बड़ी हैरान बात है। मैं तो कहता हूँ कि हर कोई आके देखे कि जो हमारी गुलबाग चौरंगी पर हमारी दुकान को डिमोलिश किया गया, वहाँ 18-20 दुकानें और भी हैं और अल्लाह करे उनको कोई मतलब इतना गजिन पहुंचे, मगर ऐसा क्यों किया, ये हम हैरान है। सर यही जो बात है, खाली मुख्तलिफ जितनी जगहों पे ये दस्तरखान मौजूद थे या ये फलाही इदारे मौजूद थे, इनको बाकायदा टारगेट करके तोड़ा गया है। तो सर क्या आपको लगता है कोई इसके पीछे कोई खास अवामिल हैं जिनकी वजह से खास तौर से इन फलाही इदारों को नुकसान पहुंचाया गया है? मैं क्या कह सकता हूँ, अवामिल को तो दुनिया जानती है कि इसके पीछे उनके पेट पर एक तरह से डाका मारा जाए, ये क्या जा सकता है। वो गरीबों को वैसे ही आपका था गुर्बत, भूख, अफलास जो है वो कयामत खेज हालात तक पहुंच रहा है। ऐसे हालात में लोगों की हमदर्दी, लोगों को हमदर्दी इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि इसके साथ ऐसा किया जाए। तो सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जा रहा है? अभी टेम्परेरी कोई दस्तरखान कायम किए गए हैं या लोगों को मतलब किस तरह से लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है, किस तरह से उनकी भूख मिटाई जा रही है? सर क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद है, खास तौर पे ऐसे तबके के लोग भी हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका रोज का ये खाना खाने से उनके अपने 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हैं महाना, जो वो अपने खानदान में अपनी फैमिली पे खर्च कर सकते हैं। मतलब ये कि इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रेशर तो बहुत, हमने खाना कम नहीं किया, हमने अपने हमारे है अगर तो बगैर शेल्टर तो सही, लेकिन खाना कम नहीं किया, हम खाना और हम कोई एहतियात भी नहीं कर रहे कि हमने हम पर कोई फर्ज नहीं हम खाना खिलाए, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने तय कर दिया कि हम अगर 70,000 आदमी खाना रोजाना खिला सकते हैं तो हम क्यों न खिलाए। हम भी अपने काम को कम नहीं किया, कम करेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया मौलाना बशीर फारूकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और हमारी दुआ भी यही है, बल्कि हमारी हुकूमत से अपील भी है कि खुदारा ऐसे जो फलाही इदारे हैं जो रफ़ाही काम कर रहे हैं, जो लोगों की फलाह और बहबूद का काम कर रहे हैं, लोगों को यानी उनके पेट भरने का काम कर रहे हैं, तो खुदारा ऐसे जो इदारे हैं उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। उनकी यानी ये जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है या इंसदाद तजावुज़ात का जो डिपार्टमेंट है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को छोड़ देता है, बड़े बड़े बासर लोग, ऐसे बैंक्वेट्स मौजूद हैं कराची में, ऐसे कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं जो टोटली इंक्रोच्ड हैं, तजावुज़ात के तहत कायम किए गए हैं, उनको छोड़ दिया जाता है सिर्फ बासर होने की वजह से। लेकिन एक ऐसे रफ़ाही इदारे को जो कि लोगों की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा है उसे तोड़ दिया जाता है और बाकायदा टारगेट करके तोड़ा जाता है। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है, अरबाब इख्तियार से भी ये अपील है कि इस किस्म के लोग, ख़ास तौर पर मौलाना बशीर फारूकी साहब जैसे जो कि लोगों की खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। अगर कमिश्नर साहब भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे भी अपील है कि जल्द अज जल्द मौलाना बशीर फारूकी साहब की इस दरख्वास्त पे आप अहकामात जारी करते हुए कोई ना कोई मुतबादिल जगह
दे दें ताकि ये जो लोगों के दस्तरखान का काम है ना ये चलाया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।